नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एडीए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की जो नई गाइडलाइंस आई है उसको लेकर। एडीए 2024 गाइडलाइंस आ चुकी है और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज में जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज होती है, जो दवाइयाँ जो चलती हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके पीछे का रीजन भी जानेंगे। इंडिया में हम लोग क्या क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे ये हमारे पेशेंट्स के लिए फायदेमंद रहेंगी, हमें अपने प्रिस्क्रिप्शंस में क्या ध्यान देना है और किन बातों को सीखना है जिससे हमारा डायबिटीज तुरंत कंट्रोल हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया है, जो पहले से ही बताया जाता है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, आपको सेल्फ मैनेजमेंट का शुगर चेक करना आना चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को भी ध्यान देना है, जिसका मतलब ये होता है जो सोशल लिविंग्स हैं, जो उनकी जो अर्निंग है, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड्स है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया है कि शेयर डिसीजन मेकिंग का भी ध्यान देना है, मतलब पेशेंट्स के भी जो उनके लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं उसका भी ख्याल रखना है। इसी को बोलते हैं पर्सन सेंटर्ड शेयर डिसीजन मेकिंग, जिसमें हर व्यक्ति के लाइफस्टाइल के अनुसार उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए उसके भी ओपिनियंस को आपको इंक्लूड करना है इसमें। इसके बाद बताता है कि द ग्लूकोज लोअरिंग ट्रीटमेंट, इसमें वेट को भी ध्यान देना है। अगर पेशेंट का ओबेसिटी है तो उसमें आपको ऐसी दवाइयां देनी है जिससे पेशेंट्स का वेट कम हो। चीनी तो कम करने की दवाइयां वैसी देनी है जिससे पेशेंट का वजन कम हो। वैसी दवाइयां देनी है जो शुगर को तुरंत कंट्रोल कर सके, जो काफी इफेक्टिव हो। हर 3 से 6 महीने पे आपको डायबिटीज की दवाइयों को री इवेलुएट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि आप शुरुआत में भी कॉम्बिनेशन थेरेपीज दे सकते हैं। जैसे पुराने जो गाइडलाइंस थे वो बताते थे कि सबसे पहला स्टेप होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर उसके बाद आप मेटफॉर्मिन दीजिए। मेटफॉर्मिन से काम नहीं बनता है तो फिर आप सेकेंड कॉम्बिनेशन थेरेपीज दे सकते हैं। लेकिन जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नई रिसर्च पे बेस्ड है, वो बताते हैं कि अगर पेशेंट का शुगर काफी हाई है और आपको तुरंत अपना शुगर को कंट्रोल करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो आप स्टार्टिंग से ही कॉम्बिनेशन थेरेपीज दे सकते हैं। वैसे डायबिटीज पेशेंट्स जिन्हें हार्ट की दिक्कत और किडनी की दिक्कत हो, उसमें वैसी ही दवाइयां देनी है जो हार्ट और किडनी को सुरक्षित रखें, उस पर कोई खतरा ना पहुंचाएं और उनको प्रोटेक्ट करें। वैसी दवाइयां डायबिटीज की हैं जो हार्ट और किडनी दोनों को प्रोटेक्ट करती हैं। तो डायबिटीज की दवाइयां देते समय इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट जिनका मोटापा काफी ज्यादा है और डायबिटीज की दवाइयों पे भी उनका मोटापा कम नहीं हो रहा है, उनके लिए स्ट्रक्चर्ड वेट लॉस मैनेजमेंट प्रोग्राम आप बताएं उनको। कुछ मेटाबॉलिक सर्जरीज भी होते हैं जो उन्हें बताया जा सकता है, और वजन कम करने की दवाइयां भी उनको सजेस्ट की जा सकती हैं। ये भी इस गाइडलाइन बता रही है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक दवाइयों को लेकर। नई रिकमेंडेशंस में ये बताया गया है कि वैसे पेशेंट्स जिन्हें हार्ट की दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है, उन्हें ये दो तरह की दवाइयां, जिसमें SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे कि डापाग्लिफ्लोजन, एम्पाग्लिफ्लोजन, कैनाग्लिफ्लोजन आते हैं, या GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स देना चाहिए। आजकल एक अलग भी थेरेपीज आई हुई है जिसे GIP विथ GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स है, ट्रेजरपेटाइड है, वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है। वैसे डायबिटीज के पेशेंट्स जिन्हें किडनी की दिक्कत है, उनमें SGLT2 इनहिबिटर्स देना है। वैसे SGLT2 इनहिबिटर्स अगर GFR 45 से कम होता है तो वो उतना अच्छा काम नहीं करते, लेकिन SGLT2 इनहिबिटर्स ऐसा रिसर्च में पता चला है कि किडनी को काफी सुरक्षित रखते हैं। GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स जो होते हैं वो हार्ट के पेशेंट्स, वैसे डायबिटीज के पेशेंट जिन्हें हार्ट की भी दिक्कत है, हार्ट फेलियर के मरीज, उनमें GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स देना है, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया कम करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को कम करते हैं। अगर पेशेंट्स जिनमें A1C HbA1c 10% से ज्यादा है या शुगर 300 से ज्यादा है, उनमें इंसुलिन देना चाहिए। अगर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, जिसे कैटाबॉलिज्म बोला जाता है, अगर बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है तो उसमें भी इंसुलिन देना चाहिए। ये बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है
कि अगर जिस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज 300 से ज़्यादा है या HbA1c 10% से ज़्यादा है, पेशेंट्स को इंसुलिन मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड ग्लूकोज लोअरिंग थेरेपी। मतलब पहले कुछ भी आप दवाइयाँ दे रहे हो, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो आप इंसुलिन देना चाहिए। अब अभी तक हमें ये भी पता था कि सबसे अच्छी दवाई इंसुलिन होती है, लेकिन जो नई गाइडलाइंस आई है इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इन एडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज, वैसे लोग जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स इंक्लूडिंग अ डुअल ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनट्रोपिक पेप्टाइड जिसे GIP कहते हैं, एंड GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स इज प्रेफर्ड टू इंसुलिन। मतलब इंसुलिन से भी ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये डुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। ये GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स के साथ साथ GIP जिसे ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ये इंसुलिन से भी बेहतर काम कर सकता है। ये दवाइयां अभी इंडिया में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाहर के मार्केट में है, जिसे लोग आप बाहर से मंगा सकते हैं। अगर इंसुलिन आप इस डुअल GIP और GLP-RA के साथ दे रहे हैं तो इंसुलिन के डोज को भी कम करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको दवाइयां चलते रहती हैं, गोलियां खाते रहते हैं, और फिर इंसुलिन की जरूरत होती है, तो उसमें दवा कम करना है या इंसुलिन बढ़ाना है, क्या करना है, उसके लिए भी क्लियर कट गाइडलाइंस है। इसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आप इंसुलिन दे रहे हैं, आप पहले से वो दवाइयां ले रहे हैं, तो आप उस दवाइयों को कंटिन्यू रख सकते हैं और साथ में भी इंसुलिन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसुलिन दे रहे हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हैं, तो आप जो दूसरी दवाइयां हैं जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया जिसमें ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड या ग्लिपिजाइड आता है, या मेग्लिटिनाइड्स, उनके डोज को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन के सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरे पेशेंट्स जिनको बेसल इंसुलिन चल रहा है जैसे कि लैंटस हो गया, जिसमें वैसे पेशेंट्स जो बेसल इंसुलिन ले रहे हैं, जिसमें आप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देते हो, जैसे आप ग्लाजीन इंसुलिन देते हो, वैसे पेशेंट्स में ओवर बेसिलाइजेशन को देखना है। ओवर बेसिलाइजेशन क्या होता है? अगर आप वजन का आधा, अगर मानो 40 किलो का कोई व्यक्ति है, तो आप 20 यूनिट से ज्यादा अगर बेसल इंसुलिन देते हो तो ओवर बेसलाइजेशन का ध्यान देना है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया जो पता चले या ना पता चले, फिर भी उसका ध्यान देना है, उसकी जांच करके देखते रहनी है। इसके अलावा अगर कोई भी पेशेंट जो डायबिटीज है, दवाइयां ले रहा है, उसका ये भी देखना है उसके सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड को भी ध्यान में रख के दवाइयां देनी है। ये भी एक गाइडलाइन बताता है, क्योंकि दवाओं का कॉम्प्लायंस बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत महंगे दवाइयां लिख दिए हो और पेशेंट ले नहीं पा रहा हो तो भी उसका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। तो इन चीजों का भी ध्यान देना है। और वैसी दवाइयां जो सस्ते में उपलब्ध हैं, उन चीजों को भी प्रायोरिटी देनी है, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिमिप्राइड हो गए, मेग्लिटिनाइड्स हो गए, पायग्लिटिसोन हो गया, ह्यूमन इंसुलिन हो गया। ये सब दवाइयां कि जो सस्ती हैं उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है पेशेंट्स को देते हुए। ये गाइडलाइंस के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें समझना है। शॉर्ट में समझें तो पेशेंट्स को, हर पेशेंट्स आपका डायबिटीज का अलग होता है, उसका आर्थिक सामाजिक बैकग्राउंड अलग होता है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं, उसके अनुरूप आपको दवा देना है। दूसरा, अगर पेशेंट्स को वजन ज्यादा है तो वजन कम करने वाली दवाइयां देनी। अगर पेशेंट्स को हार्ट फेलियर है तो GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स या डुअल GIP GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स प्रेफर्ड है, नहीं तो SGLT2 इनहिबिटर्स देने चाहिए। अगर पेशेंट्स को किडनी की दिक्कत है तो SGLT2 इनहिबिटर्स देने चाहिए। अगर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है या पेशेंट का शुगर 300 से ज्यादा है, रैंडम शुगर, और HbA1c 10% से ज्यादा है, तो भी इंसुलिन देना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट्स जो है बहुत ज्यादा, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर कम हो जा रहे हैं, उसमें दवाओं के डोज को मॉडिफाई करने हैं, वैसे दवाइयां देने हैं जिसपे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क काफी कम हो।